तो अभी तो मेरा टाइम है ना 7 मिनट। हाँ तभी करती हूँ मैं सीधे, है ना। तब तक मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ। ओके, थैंक यू।
Good morning, everyone. Am I audible for everyone? हाँ मृणा, ये बताओ कि मेरी आवाज़ कैसे सुनाई देगी? मुझे खुद सुनाई देगी अपनी आवाज़? मुझे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी? अच्छा, ऐसा होता है। मतलब मुझे खुद को नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूँ जो रोज सुनाई देगा। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आवाज़ नहीं, ये नहीं समझ आ रहा आवाज़ जाएगी कि नहीं जाएगी। आवाज़ आ रही नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, कैसे पता चलेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो मैं शुरू करते हैं। ओके। ओके। हेलो। हाँ नहीं, मैं शुरू कर रही हूँ, बस मुझे यही थोड़ा आवाज़ का नहीं पता चल रहा है। अच्छा अच्छा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा हूँ और मैं केयर इंडिया में स्टेट हेड हूँ। एजुकेशन में मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। शिक्षा के डिफरेंट डोमेन्स में इसमें काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। और केयर में स्टेम एजुकेशन को लेके हम लोग एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम चला रहे हैं। यूपी के करीब 20 जिलों में हमारे स्टेम एजुकेशन के तहत हम लोगों ने टीचर्स रिसोर्स लैब इस्टेब्लिश किए हैं। और स्टेम एजुकेशन से मेरा खुद का एक पर्सनल लिंक भी है, क्योंकि मैंने ये एहसास किया है कि लड़कियों को अगर साइंस और मैथ्स और इन सब चीज़ों को पढ़ना होता है तो उन्हें कितने स्ट्रगल देखने पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए वो फैसिलिटीज़ समहाउ पर्सनल लेवल पे भी अरेंज नहीं हो पाती हैं कि कहाँ वो। अब आजकल का टाइम तो बदल गया, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन कैसे वो, अगर मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो किसको अप्रोच करें, किससे पूछें? कोचिंग, ट्यूशन, वॉट एवर जो भी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे टाइम में तो उतनी नहीं होती थी। तो स्टेम एजुकेशन से मेरा, मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स को समझना बेसिक उनके लिए चैलेंज हो रहा है, तो वो एक्चुअली में कितना स्ट्रगल फेस करते होंगे। तो एक लंबी जर्नी हमने स्टेम एजुकेशन में तय करी है केयर इंडिया में। और अब जब मैं नई एजुकेशन पॉलिसी को देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि बहुत सारी वो चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हुई हैं जो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को करते हुए फील करी हैं। अगर एक बहुत बेसिक स्टेम का एक पूरा ओपन मैं करती हूँ तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये 4 स्ट्रीम हैं, 4 डोमेन हैं स्टेम के। अब चूंकि ये तो हमारा लाइव पेज है, यहाँ पे डिफरेंट मोडालिटी जहाँ पे फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि आप खुद सोचो कि आप जिन स्कूलों से पढ़कर आए हो, जिस जर्नी को तय करके आए हो अपनी एजुकेशन की, उसमें क्या कभी भी साइंस और मैथ्स को लेके उस तरीके से आपको मौके मिले हैं? या उस तरीके की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई हैं जिन संस्थाओं में आप पढ़े हैं, या आपके शिक्षकों ने क्या आपको मौके दिए हैं जिसमें आपको ये समझ में आया हो कि हाँ,
ये जो साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये जो मैथ्स के बेसिक की चीज़ें हैं, इनके पीछे क्या है, वो क्यूरियोसिटी आप में डेवलप हुई हो, वो जिज्ञासा डेवलप हुई हो कि हम जाने कि इसके इसमें और क्या चीज़ें हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर हम बड़े बड़े लार्ज पॉपुलेशन से भी प्रश्न पूछेंगे तो मोर और लेस लोगों का यही आंसर होगा कि कभी भी हमको वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फील ही नहीं कराई गई, कभी हमें मौके मिले ही नहीं जिससे हम समझ सकें कि साइंस के लिए जो जिज्ञासा, जो मन में एक उत्सुकता जगनी चाहिए मैथ्स के लिए, वो नहीं जगी। तो पूरी हमारी स्टेम एजुकेशन की जो जर्नी रही है उसमें जो हम लोगों को समझ में आया है अब तक कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चे को वो मौके उपलब्ध कराएं। और हमारी नई शिक्षा नीति भी यही कहती है। अगर आप एक बहुत बेसिक सा देखिए, आप जो कि आप लोग डीएलएड के विद्यार्थी हैं, यहाँ पे आपके पास साइंस भी एक सब्जेक्ट है, मैथ्स भी एक सब्जेक्ट है, जिसमें आप साइंस और मैथ्स को कैसे पढ़ाया जाए, ट्रांजैक्शन मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए वो आप सीखते हो। साइंस और मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आप दोबारा से रिवाइज करते हो, सीखते हो। फिर भी अगर आप जब उनको पढ़ते हो तो आपको क्या कभी ऐसा मतलब मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि आपको भी वो एज ए टीचर वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए अपने आप को वेल इक्विप्ड करना पड़ेगा, जिससे कि आपके बच्चों में वो जिज्ञासा, वो उत्सुकता, वो जानने की इच्छा, करने की इच्छा डेवलप हो सके। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें नई हैं, ये चीज़ें पिछली एजुकेशन पॉलिसी में भी थी। इवन जितने भी अपने नेशनल फोकस ग्रुप के पोजीशन पेपर थे उसमें भी ये चर्चा की गई है कि हम लोगों को साइंस को, मैथ्स को पढ़ाने लिखाने सिखाने के लिए ये कुछ नए तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे। पर नई शिक्षा नीति जो है इन चीज़ों को जो बात करती है तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट मतलब उसकी शुरुआत वो यहाँ से करती है कि हम बच्चे में डेवलप क्या करना चाहते हैं। अगर आज की समय की मांग आप देखें तो बच्चे में 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चे के डेवलप करने हैं। उसको हमें इतना जिज्ञासु बनाना है, इतना इनोवेटिव बनाना है कि वो खुद से सोच सके कि वो आगे विभिन्न विषयों के बारे में जो गहरी जानकारी है उसको लेने के लिए उसे कितनी मंजिल तय करनी, कहाँ तक पहुँचना है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, नई एजुकेशन पॉलिसी इस पे बहुत क्लियर बात करती है। इसके साथ ही साथ लर्निंग बाय डूइंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी नई शिक्षा नीति में जो चीज़ें जो बहुत क्लियर इस पे जो बात की गई है कि हम बच्चे को कौन कौन से मौके उपलब्ध कराएं जिससे कि वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, साइंस और मैथ्स के साथ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को भी लेके आगे बढ़ सके। जैसे इसमें कहा गया है कि ग्रेड 6 से कोडिंग के मौके बच्चे के पास होंगे। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है उसके बारे में उसके साथ उस पर काम किया जाएगा। मशीन लर्निंग क्या होती है इसके बारे में उसके साथ बात होगी। रोबोटिक्स कैसे पढ़ाया लिखाया सिखाया जाए, ये भी एक उसका पार्ट बनेगा। अदर देन दैट बच्चे को हम कैसे ज़्यादा इनोवेटिव बना सकें, जैसे कैसे ज़्यादा क्रिएटिव बना सकें, उसके लिए उसके पास वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो अगर आप यहाँ से शुरू करते हो कि आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, फिर आप थोड़ा पीछे जाओ तो आपको एहसास होगा कि एज ए शिक्षक बच्चे में ये स्किल, ये कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए अब हमें अपनी क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए और बच्चे को कैसे तैयार करना चाहिए। तो उस केस में आप शिक्षकों पे, जो कि फाउंडेशन एज में बच्चों के साथ काम करेंगे, उनकी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो मौके बच्चों को आप उपलब्ध कराएं। अब बात आती है कि उपलब्ध कैसे कराएंगे मौके। क्या आप वही तरीका हम अप्लाई करेंगे कि हम कक्षा में जाएंगे, हम साइंस का या मैथ्स का या टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ हम कॉन्सेप्ट्स लेंगे और उस पे हम अ, एक बातचीत करेंगे बच्चे के साथ, और फिर हम एक उसका असेसमेंट लेंगे और हमारा ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। ये तरीका अभी तक एप्लीकेबल था स्कूल में, पर अब मुझे लगता है कि जब नई शिक्षा नीति हमारी इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि हमें बच्चे को बनाना क्या है, उसकी मंजिल क्या है, उसे पहुंचाना क्या है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। अब मैं आपको छोटा सा अपना एक जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं 20 जिलों में, उसका एक छोटा सा मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। हम लोगों ने साइंस में ये सोचा कि हम बच्चे को रिसर्च ओरिएंटेड बनाएं। रिसर्च ओरिएंटेड इन द सेंस कि साइंस के जो चरण हैं, जो स्टेम के खास चरण हैं,
कि आप बच्चे को ज़्यादा ऑब्जर्वेंट बनाएं, आप बच्चे को इंफॉर्मेशन मतलब बहुत ही एनालिटिकल तरीके से वो सूचनाओं को संग्रहित करे। सूचनाओं का जब वो संग्रह करे तो उसके बाद उसको उसको एनालाइज करे, रियलाइज़ करे कि क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ अनकॉमन है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, एक निष्कर्ष पे पहुँचे। और वो जिस निष्कर्ष पे पहुँचे वो उसके एविडेंस के आधार पर। तो ये नई शिक्षा नीति इस पे ही फोकस करती है कि बच्चे को एविडेंस बेस्ड लर्निंग हमें सिखानी है। जैसे अगर हमको बता दिया जाए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, आप लोगों ने सबने पढ़े होंगे, क्या आपने कभी करके देखे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? शायद नहीं, क्योंकि हमारे विद्यालयों में, हमारे सिस्टम में कभी भी हमें वो उसके लिए वो सामान मुहैया नहीं कराया गया। तो हमारे टीआरएल प्रोजेक्ट में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम अलग अलग जगह से साइंस और मैथ्स की किट इकट्ठा बनाते हैं, बच्चों को वो किट प्रोवाइड कराते हैं। उस किट में साइंस से संबंधित एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैग्नेट हो गया, जैसे कि डिफरेंट तरीके की बॉल्स हो गई, प्रिज्म हो गया, केमिस्ट्री का अगर कुछ करना है तो केमिकल्स हो गए, मैथ्स के मैनिपुलेटिव्स हो गए, रोबोटिक्स की किट है, बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें उसमें हैं। रोबोटिक्स की किट बच्चों को दी गई है। इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग बच्चों को गियर और वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब उससे होता क्या है, एविडेंस बेस्ड लर्निंग कैसे होती है? अब हम लोगों ने वो सारा सामान बच्चों के लिए पूरा एक्सेसिबल है, जनरल उनके साथ चर्चा हो रही है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा हो रही है, तो उनसे जैसे बहुत बेसिक से अगर हम देखते हैं कि बहुत ग्रेड 6 में, ये तुम्हें पता है कि पत्तियाँ अपना भोजन बनाती हैं, अब कैसे बनाती हैं, तुम कैसे करोगे? उसके लिए उनके साथ पूरा उनको सामान उपलब्ध कराया गया और वो उसको करते हैं। करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये चीज़ होती है, हाँ पत्तियाँ अपना भोजन बनाती हैं, हमें इसमें दिख रहा है। तो उससे जो उनमें बहुत बेसिक जो क्या कहते हैं, जो स्किल से डेवलप होता है, कभी उन पे गौर करिए क्या स्किल से डेवलप होगा। अगर आप एक पूरा एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीज़ें सीखते हो, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हो। बच्चे ज़्यादा ऑब्जर्वेंट बनते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद बच्चे को ये सिखाया जाता है कि तुम जो भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो उसको तुम रिकॉर्ड करो। तो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नोट करता है इस मिनट पे ये हुआ, इस मिनट पे ये हुआ, ऐसे किया गया, ऐसे किया गया, ये हुआ। तो रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग के बाद फिर क्या होता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को देखता है और देखता है, एनालाइज करता है, तो इस किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। तो जो साइंस के ये चरण हैं कि सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, देन फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा का जो पूरा एनालिसिस करना, फिर उसको सिंथेसाइज करना, फिर किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचना। तो ये साइंस के 4-5 जो चरण हैं, नई शिक्षा नीति इन चरणों पे स्पेशल फोकस करती है। उसका कहना है कि बेशक आप करिकुलम में चीज़ें कम कर दो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट मत सिखाओ, और जो भी आप सिखाओ वो एविडेंस बेस्ड हो, जिससे कि बच्चा ज़्यादा इनोवेटिव हो सके, ज़्यादा क्रिएटिव हो सके, और उसको ये लगे कि जो भी आज मैंने सीखा है वो कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी में काम आने वाला है। अदरवाइज एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि हमने जो सीखा है वो हमारी लाइफ में काम नहीं आता। अब एज ए टीचर जो आप लोग जो डीएलएड के विद्यार्थी हो, कुछ लोग, हम मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में कि कुछ लोग बीटीसी वाले भी हैं और कुछ लोग बीएड कॉलेज के भी हैं, कुछ हमारे साथ शिक्षक लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं इसमें। तो आप सभी शिक्षकों से मेरा ये कहना होगा कि आप ये जानो कि आपको एविडेंस बेस्ड लर्निंग के लिए क्या करना है, कैसे करना है। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि भाई हमारे विद्यालय में तो कोई लैब नहीं है, हमारे पास कोई किट नहीं है, हम कैसे करें? तो मेरा ये मानना है कि साइंस तो हमारे आसपास है, इर्द गिर्द है। अगर हम वहीं पर उनको भेजें, ऑब्जर्वेंट बनाएं, तो कैसा रहेगा? 2 साल पहले हम लोगों ने अपने एक बहराइच में एक प्रोजेक्ट में, अपने ईटीआरएल प्रोजेक्ट में कुछ बच्चों के साथ ये काम करना शुरू किया कि हम आपके साथ रिसर्च बेस्ड साइंस प्रोजेक्ट सिखाएंगे आपको, कि आप कैसे साइंस के प्रोजेक्ट करो जिसमें कि रिसर्च के सारे
चरण आप इस्तेमाल करोगे और आपको समझ में आएगा कि आप खुद कैसे चीज़ें कैसे ऑब्जर्वेंट होना है, कैसे डेटा कलेक्शन करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे एक निष्कर्ष पे पहुंचना है। तो उस दौरान क्या हुआ कि हम लोगों ने बच्चों से कहा कि आप खुद से आप हमें बताओ कि क्या समस्या आपके इर्द गिर्द हैं जिन पे आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि एक बच्चा जो कि अभी भी मजदूरी करता है, बच्चा लेबरर है, पर वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसने कहा कि मुझे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इस पे होगा कि मेरे गांव में बारिश के दिनों में एक अलग टाइप की फंगस होती है, और वो फंगस इंसानों पे अलग तरीके से प्रभाव डालती है, पौधों पे अलग तरीके से प्रभाव डालती है और जानवरों पे अलग तरीके से प्रभाव डालती है। तो मैं अपनी रिसर्च में ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों, उस फंगस में ऐसा क्या है कि वो सब पे अलग अलग तरीके से प्रभाव डालती है और क्यों डालती है। वो बच्चा साइंटिस्ट नहीं है, उसके पास बहुत लिमिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें उसके पास नहीं है उपलब्ध, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों ने जब इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग और इतना बच्चों के साथ काम किया, तो बच्चों को ये तो एहसास हुआ कि हम अपने इर्द गिर्द होने वाली जो समस्याएं हैं उन्हीं को हम आइडेंटिफाई करें। और ये इतनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बच्चा लेकर आया, तो फिर उसको हम लोगों ने मोटिवेट किया कि भाई आप जो है इस पे आगे प्रोजेक्ट बनाओ। तो बच्चे ने जाके उसके फ़ोटोग्राफ खींचना, फिर फंगस के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना कि कब फंगस होती है, क्यों होती है, अगर इंसानों में होती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, क्या उनको इचिंग होती है, या स्किन पे कोई उसका अलग प्रभाव दिखता है, रैशेस पड़ते हैं। इसी तरह से उसने पेड़ों पे देखा कि क्या पेड़ों की लाइफ कम होती है, या पेड़ों में उस फंगस की वजह से पेड़ों का न्यूट्रिशन इफेक्टेड होता है। इसी तरह से जानवरों में उसने देखा कि जानवरों को क्या तकलीफ होती है। तो उसका इतना अच्छा प्रोजेक्ट था कि उसको रमन यंग साइंस अवार्ड के लिए जब उसने अपना ये प्रोजेक्ट भेजा, तो पहले ही स्टेज में वो क्वालिफाई हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेज में उसको बेंगलोर जाना था। बेंगलोर में उसको अपना प्रोजेक्ट ऑन द स्पॉट करना था, और उस कंपटीशन में बहुत ही एलिट स्कूल के बच्चे आए थे, और हमारा ये सरकारी स्कूल का बच्चा जो कि इंग्लिश उसको बहुत इंग्लिश में उसके पास बहुत लिमिटेड टर्म्स थे, पर पूरे पूरे कॉन्फिडेंस से उसने अपना वहाँ पे ये उसको जो वहाँ पे प्रयोग दिया गया कुछ ग्रेविटी से रिलेटेड वहाँ पे उसने किया और प्रेजेंट किया। तो ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था कि अगर बच्चे को आप मौका देते हो तो बच्चा उसमें डेफिनेटली एविडेंस बेस्ड लर्निंग के अगर मौके मिलते हैं तो वो इतना ऑब्जर्वेंट हो सकता है, इतना इनोवेटिव हो सकता है। ये तो एक बहुत छोटी सी मैं आपको बताऊँ कि बहुत 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 बेसिक प्रोजेक्ट था और बहुत छोटे लेवल पर हमने किया था। पर अगर हम क्या इनको बड़े मास लेवल पे अपने सारे विद्यालयों में इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर सारे विद्यालयों में इस तरीके से इन चीज़ें करें, जहाँ पे सामान की शायद उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना आपको बच्चे को स्टेम के डिफरेंट डोमेन से रूबरू कराने के लिए उन एविडेंस उन ऑब्जर्वेशंस के नज़दीक ले जाना पड़ेगा। तो ये आजकल के टाइम की भी नीड है। प्लस अगर हमने इतने सालों में हम देख रहे हैं कि हमारी जो रोट मेमोराइजेशन वाली जो शिक्षा पद्धति थी, जिसमें कि साइंस के अगर आप उठा के देखोगे, क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखोगे, तो मोस्टली जो भी प्रश्न हम लोग फ्रेम करते हैं बच्चों के लिए वो क्या होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं। उसमें हम कितने प्रश्न बच्चों को ऐसे देते हैं कि बच्चा इवैल्यूएटिव बन सके, कितने प्रश्न हम ऐसे बनाते हैं कि बच्चा लिंक कर सके अपने ज्ञान को बाहर की दुनिया के ज्ञान से, कितने प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें हम बच्चे से उसका मौलिक आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं बनाते हैं ऐसा, ऐसी चीज़ें नहीं हो रही। यही कर रहा है कि नई शिक्षा नीति कहती है कि आप बच्चों को थोड़ा ओरिजिनलिटी की तरफ लेके जाओ, उसको थोड़ा इनोवेटिव बनाओ, उसको मौलिक चिंतन की तरफ लेके जाओ, उसको इनोवेशन की तरफ मोटिवेट करो, उसको क्रिएटिविटी की तरफ मोटिवेट करो। और ये वो चीज़ें हैं जो कि हम सिखा नहीं सकते, मतलब इन द सेंस कि टीचर गाइड करे कि तुम्हें क्रिएटिव बनना है तो तुम्हें ये करना है, ऐसा नहीं हो सकता। उसको क्रिएटिव बनाने के लिए आपको मौके उपलब्ध कराने हैं, सिर्फ सिंपल। और मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो बच्चे हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने आते हैं या जिन बच्चों के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, उन बच्चों का नेटिव इंटेलिजेंस प्लस उनका वो जो एक जुगाड़ वाला जो एक वो होता है, जो उनको इनोवेटिव बनाने के लिए बहुत तेज़ी से उनको इनोवेटिव बनाने की डायरेक्शन में आगे ले जा सकते हैं, वो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग वो सेंस होता है। बस थोड़े से मौके की ज़रूरत है। अब अगर जैसे रोबोटिक्स वाला है, हम लोगों ने
पिछले साल अपने एक इसी प्रोजेक्ट के तहत स्टेम मेला हम लोग ज़िले में रखते हैं। तो उसमें हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि हम 2 चीज़ों पे फोकस करें। एक रिसर्च बेस्ड साइंस प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें और दूसरा हम बच्चों को रोबोटिक्स की तरफ थोड़ा-सा लेके जाएँ। तो मैंने देखा कि बच्चे वहाँ पे इतने शार्प हैं कि आप उनको बहुत बेसिक रोबोटिक्स के जो किट के सामान आप उपलब्ध करा दो, वो इतने अच्छे-अच्छे मॉडल बना लेते हैं उसमें। अब ये चीज़ नई शिक्षा नीति में रियलाइज़ की गई है। तो अब ये रियलाइज़ किया गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत जब ये इम्प्लीमेंट होगी, तो इन सब चीज़ों को लेके स्कूलों में वो सारी सुविधाएँ, वो सारे मौके, वो सारे तरीके अप्लाई किए जाएँगे, जिससे कि बच्चे इनोवेटिव बन सकें। अगर आप थोड़ा-सा जनरल उसमें देखो, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जो एलीट कॉलेजेस हैं, एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे देश में, जिनको कि 1960s में 1950s में इस्टेब्लिश किया गया था। आज अगर वर्ल्ड ग्लोबली इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग होती है, तो हमारे वो कॉलेजेस कहाँ पर आते हैं? 120 रैंकिंग होती है। 100 से 100 के अंदर तो रेयर ही हम आप आए हैं इसमें। कभी हम 200 से बाहर होते हैं, कभी 200 के अंदर होते हैं, 100 से 200 के बीच में होते हैं। क्या कारण है? इतनी इतनी पॉपुलेशन है देश में, हम इतने अभी इस समय तो 2020 से 2030 तक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इतना बड़े लेवल पे हमारे पास यंग पॉपुलेशन होगी, देश की 40% पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन होगी। तो वहाँ पे क्यों ऐसा है कि हमारे बच्चे उतने इनोवेटिव नहीं हैं? इसी जगह आप देखो कि दुनिया की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हर जगह चाइना का बोलबाला है। वहाँ पर के बच्चे बहुत इनोवेटिव हैं। तो जब वो यंग एज में आते हैं तो वो और ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से काम करते हैं, चीज़ें क्विकली कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम शुरुआत बच्चे के शुरुआती सालों में, जब बच्चा थर्ड से लेके एट्थ तक जब वो हमारे साथ होता है, क्यों ना उस दौरान हम बच्चे को ज़्यादा इनोवेटिव बनाएं, उस दौरान हम बच्चे को इनोवेटिव बनाने के जो मौके दे सकते हैं दें। अब कुछ मैं आपको बड़े अच्छे से शब्द बताती हूँ जो कि नई शिक्षा नीति में है, और मे भी आप सब लोग उससे, बहुत सारे लोग जो हमारे बच्चे डीएलएड करते हैं वो बहुत सारे लोग बीटेक भी होते हैं, तो उनको डेफिनेटली उसके बारे में जानकारी होगी। जैसे नई शिक्षा नीति ने डाला है कि बच्चे को हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बच्चे को हमें ले जाना होगा, हमें बच्चे को कोडिंग की तरफ ले जाना होगा, हमें बच्चे में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करने होंगे, हमें बच्चे को करके सीखने के लिए वो सारे मौके देने होंगे। जैसे अगर वो इलेक्ट्रिक वर्क है, मेटल वर्क है, जो भी है जिसमें उसको इंटरेस्ट है, तो वो सब चीज़ें वो कैसे करे। हमें इन्वायरमेंट में जितनी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं उसके लिए बच्चे को तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए उसको बताना पड़ेगा। तो ये जो मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये सारे वो टर्म्स हैं जो कि लगता है कि बड़े हैवी वेट टर्म्स हैं, पर क्या हमें इसके बारे में हमने कभी सुना नहीं? डेफिनेटली हमने सुना है, पर अब इम्पोर्टेंट हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है कि हमें इन चीज़ों को स्कूलों से लागू करना होगा। कैसे करना होगा? उसके लिए बहुत ही छोटे छोटे ही स्टेप्स हैं, पर वो उसको हम कर भी सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, पर करने के लिए हमें अपने आप को उतना इक्विप्ड करना पड़ेगा, एज ए शिक्षक तैयार करना पड़ेगा। अब हमारे जो क्या कहते हैं स्कूलों में जो हमारा अब तक की जो हमारी व्यवस्था रही है, इसमें हम लोगों ने अब तक किया क्या है कि बच्चे को हम न तो उस तरीके से कभी असेस करते हैं। तो अभी तक जो मैं आपको पूरा बता रही थी कि क्यों इसकी ज़रूरत है, अब क्या पे अगर हम आके फोकस करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, तो बहुत सीधे से मैं आपको 4 से 5 स्टेप्स बताती हूँ जिस पे आपको फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमें क्लास में रोट मेमोराइजेशन से दूर हट के, लेक्चर मोड से दूर हट के बच्चे को सिर्फ अ, मौके प्रोवाइड कराने हैं। अब मौके कैसे प्रोवाइड करा सकते हो? आप उनके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रख के मौके प्रोवाइड करा सकते हो। उनको ओपन में ले जाके बता सकते हो सिंपली कि तुम यहाँ जाके ऑब्जर्व करो, तुम क्या क्या देख रहे हो, क्या तुम कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई एक सीक्वेंसिंग नज़र आ रही है, क्या यहाँ पे तुम्हें कोई चीज़ कॉमन कुछ अनकॉमन नज़र आ रहा है। बहुत शुरू के लेवल का है ये आपने बच्चे को बाहर ले जाके आपने बोला कि करो, देखो, सीखो और वापस आके उसे रिकॉर्ड करो। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी कॉन्सेप्ट को उठाते हो, तो सबसे पहला आपको ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर विषय के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, क्या मटेरियल हो सकता है आसपास अवेलेबल, जो कि बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी दे सके। मतलब अनुभव आधारित शिक्षा करने की
अनुभव आधारित प्रयोग करने की उनको एक आज़ादी दे सके। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फोकस करना पड़ेगा। देन फिर चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये जानें कि किस बच्चे को किस में इंटरेस्ट है। जैसे हो सकता है बच्चे को वो थ्योरेटिकल चीज़ों में इतना इंटरेस्ट ना हो, पर प्रैक्टिकल में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है बच्चे को मशीनों को तोड़ना जोड़ना से असेंबल करना डिसेंबल करना उसमें बहुत इंटरेस्ट हो सकता है बच्चे को पेड़ पौधे पत्तियों में जानवरों में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट में पानी मिट्टी हवा इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हो, ज़्यादा उसको इंटरेस्ट हो। तो ये छोटे छोटे आपको बच्चों के ये आपको बच्चों से इंटरेक्ट करके जानना पड़ेगा कि बच्चे को किस में कहाँ क्या इंटरेस्ट है। तो ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। देन कम्स टू द एग्जैक्टली कि आपको करिकुलम के हिसाब से चलना है, एनईपी के हिसाब से चलना है, तो आपको करना क्या है। उसके लिए आपकी अपनी तैयारी, ये तैयारी तो होगी। फिर अब आपके अपनी तैयारी में क्या होगा कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसके लिए आपको जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सभी के पास इंटरनेट फैसिलिटी होती है, इंटरनेट एक्सप्लोर करना है, क्या नई जानकारी से संबंधित है, क्या नए पढ़ाने के तरीके से संबंधित है, क्या असेसमेंट के नए तरीके से संबंधित है। असेसमेंट को समय हम लोग उतना उतना अभी तक उतने गंभीर तरीके से नहीं लिए हैं। असेसमेंट को अगर आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि असेसमेंट पूरा एक कंप्लीट साइकिल है जो आपको पहले तो ये बताता है कि गैप कहाँ थे, फिर आपको ये बताता है कि इस गैप को फिल करने के लिए आपको करना क्या है, और फिर ये बताता है कि आपके बच्चे आपके पढ़ाने के तरीके से बच्चे में इम्पैक्ट कैसे दिख रहा है। तो ये असेसमेंट बहुत ही शार्प स्मार्ट और बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमें असेसमेंट को देखना शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हम अगर स्टेम एजुकेशन पे फोकस करें तो वो चीज़ें हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट साइकिल है। या आप पहले जाने तो कि बच्चे को फैक्चुअल मतलब जो भी एप्लीकेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो आप देख के जाने तो बच्चे को बच्चे का ज्ञान क्या है, क्या उसे पता है, और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये कुछ जो स्टेम एजुकेशन से संबंधित नई शिक्षा नीति में जो जानकारियाँ दी गई हैं और जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे हम सब मिलकर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है। और एक तो नई शिक्षा नीति ने जो कहा है कि क्लास 6 ग्रेड 6 से बच्चों में कोडिंग शुरू हो जाएगी। तो कोडिंग को लेके हो सकता है देर से देर लोगों में ये एक ग्रोथ भी हो इसको लेके कि बहुत छोटे बच्चों को हम डिजिटल उसकी तरफ ले जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। पर अगर पैरेलली आप देखो तो एक चीज़ और भी है, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। जैसे मैं अभी देखती हूँ कि कुछ बच्चे बहुत कम इससे उनमें ये कंप्यूटर यूज़ करते करते ये कोडिंग अपने आप को सीख भी जाते हैं, और उनमें ये कंप्यूटर की एरिया में ही उनको लगता है कि यार हम बहुत कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। ये इससे हम लोग के पास जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड ये जितनी फैसिलिटीज़ हैं आप देखते हो अपने आसपास, बिग बास्केट हो गया, ऊबर हो गया, ओला हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, बहुत सारी होती हैं ऐसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आती तो इस टेक्नोलॉजी यूज़ करते ही हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ तो हम इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, और कोविड कॉन्टेक्स्ट में तो टेक्नोलॉजी वैसे भी हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गई है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ये चीज़ें बच्चे कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम उसको स्ट्रक्चर तरीके से करें, क्यों ना उसको अपने सिस्टम में ले आएँ, क्यों ना अपने एजुकेशन सिस्टम में ले आएँ, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों को उसका अच्छा बेनिफिट मिल सके, और हम बच्चों को ज़्यादा इनोवेटिव बना सकें। और उससे उससे भी सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट मौका है कि 2020 से 2030 के बीच में देश में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। तो उस यंग पॉपुलेशन को हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें और अपने देश को हम एक नई विकास की एक नई दिशा में ले जा सकें। आप मुझे लगता है कि हम लोगों ने बातचीत तो काफ़ी करी है, पर चूँकि आपसे मेरा कुछ डायरेक्ट वैसा नहीं हो पाया है इंटरेक्शन, क्योंकि ये एक लिमिटेशन इसकी है। पर अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ और जानकारी आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ आप फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं मेरा ये कमेंट में इसमें डाल रही हूँ, आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप इसमें मुझे चैट बॉक्स में अपना डालकर आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये बताइए आप में से कितने लोगों ने नई शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट उठा के देखा है। अ, मुझे लगता है कि शायद आपके यहाँ पे अभी इतने इसके सत्र
होने चाहिए आपके विद्यालयों में भी, कि कम से कम आप नई शिक्षा नीति को एक बार पलट के ज़रूर देखें कि वो क्या कहती है। क्योंकि अपने आप में ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये बहुत ही हमें डिटेल में बताता है कि हमें अपने आने वाले समय में किस तरह से बच्चों को और अपने जनरेशन को कैसे तैयार करना है। और स्टेम लर्निंग तो एक नीड ऑफ द टाइम है, क्योंकि अगर हम स्टेम लर्निंग पे फोकस अभी नहीं करेंगे तो शायद हम बहुत लेट हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह से आप देख रहे हो कि हम अभी पॉपुलेशन में नंबर 2 हैं ग्लोबली, और बहुत यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, और अब हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है। जो अभी कोरोना कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी बार बार ये आके निकल के आता है कि आत्मनिर्भर भारत हमें बनना है। तो अगर बनाना है भारत को आत्मनिर्भर, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की पॉपुलेशन को, जनता को उसके लिए तैयार करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेम एजुकेशन उसी कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे आप बच्चे को इतना इनोवेटिव और क्रिएटिव बना सकते हो कि वो अपना आत्मनिर्भर खुद को भी बना सकते हैं और देश को भी बना सकता है। मुझे अभी तक चैट बॉक्स में किसी के भी प्रश्न नहीं आए हैं। अ, मैं देख रही हूँ लास्ट तक। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है आप ज़रूर पूछें, और अदरवाइज़ आप मुझे बाद में भी प्रश्न पूछ सकते हैं इसी फेसबुक पेज पे आप डाल के मेरे। अ, हम लोग अभी इस पे और भी लंबी जानकारी कर सकते हैं। हमारा अभी आधे घंटे का ये सत्र था, तो इसको अभी मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। फर्दर और डिस्कशन के लिए फिर हमें जब कभी भी मौका मिलेगा तो हम लोग ज़रूर आपके साथ रूबरू होंगे, इसको लेके बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद SCERT यूपी को कि उन्होंने हमें ये छोटा सा ये समय दिया कि जिसपे हम लोग स्टेम एजुकेशन को लेके बात कर सकें। और आप लोगों को कभी अगर हमारे प्रोजेक्ट की लैब्स को देखना है तो उसके लिए भी आप सबका स्वागत है। आप कभी भी आके, अलग अलग ज़िलों में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसको देख के भी आप लोग को एक सेंस मिल सकता है, आइडिया मिल सकता है कि किस तरह से साइंस और मैथ्स को लेके, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग को लेके बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं, कैसे क्रिएट की जा सकती हैं, और बच्चों पे इसका क्या इम्पैक्ट दिखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।